माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी द्वारा राज्य विधानमंडल के समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर डॉक्टर मंजू सिवाच जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए उक्त प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार हम लोग विधानसभा के अंतिम सत्र में जिस समय बैठे थे, माननीय अध्यक्ष जी ने एक वाक्य कहा था कि हम सब लोग इस गुंबद के नीचे अग्नि स्नान करके आते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में दोबारा आई है और हमारे बहुत सारे सदस्य नए निर्वाचित होकर के आए हैं, पुराने बहुत सारे लोग साथी आए हैं। उन सब का मैं अग्नि स्नान करके वो यहां पर आए हैं, इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के बारे में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिशें की गई थी। पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा गया, बाबा जी तो गए, जो नोएडा गया वापस ही नहीं आया। हमने मिथक तोड़ दिया और मिथक तोड़कर मुख्यमंत्री जी ने फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए कमान संभाल ली। कुछ लोग ये भी भ्रम फैला रहे थे माननीय अध्यक्ष जी कि बाबा जी चुनाव जीत भी जाएंगे तो सरकार तो नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में कभी बनी नहीं, दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ये भ्रम भी फैलाने की कोशिश की गई और जनता का विश्वास हमारे साथ था। हमारी सरकार का सुशासन, हमारी सरकार का लोक कल्याण का मंत्र, हमारी सरकार का गरीब कल्याण का मंत्र और विकास के नए प्रतिमान जनता ने स्वीकार किए और जनता ने एक बार फिर से हमको आशीर्वाद दिया और जनता ने कहा कि भले ही ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हों कि दोबारा सरकार नहीं आती, लेकिन जो सरकार अच्छा काम कर रही है और 2017 में जिस नारे के साथ आप आए थे, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, वो नारा आपका बहुत सटीक है। आपने 5 साल उसी नारे को ईमानदारी के साथ पालन किया है और इसलिए आप जाओ फिर से प्रदेश की जनता की सेवा करो। और प्रदेश के अंदर फैलाए गए इस भ्रम को भी हमने तोड़ने का काम किया है। वैसे तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम उत्पन्न करना कुछ लोगों का काम है माननीय अध्यक्ष जी। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान एक बहुत गंभीर आरोप भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर लगाया गया कि बेईमानी करके कुछ लोग चुनाव जीते हैं। मैं तो शिक्षक रहा हूं, क्लास में भी हम लोग देखते थे, जो लड़का पास हो जाता था वो कहता था हम तो अपने पौरुष और पराक्रम से पास हुए हैं, लेकिन जो फेल हो जाता था वो कहता था मास्टर साहब फेल कर दिए हैं। बिल्कुल वही स्थिति यहां विधानसभा में आज उपस्थित हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इधर के बेईमानी करके जीते हैं और उधर के ईमानदारी से जीते हैं तो फिर यह मापदंड भी दोहरा है और इस दोहरे मापदंड पर भी सदन को विचार करने की आवश्यकता है। आपने भी 5 साल पहले जब 2017 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो आपने भी नारा दिया था, आपने भी उससे पहले की सरकार चलाई थी और जब सरकार चलाई थी तो ये कहा था 5 साल बेमिसाल। आपके 5 साल बेमिसाल को जनता ने ढकोसला समझा और जनता ने कहा 5 साल बेमिसाल नहीं, कौन कौन से काम किए हुए हैं और कारनामों की सजा जनता ने दी और हमारे जो अच्छे काम हैं उन अच्छे कामों के कारण हमको एक बार फिर से जनता ने सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का
बहुत अभिनंदन करता हूं। एक दूसरा भ्रम पूरे 1 साल फैलाने की कोशिश की गई। यह सरकार किसान विरोधी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो सरकार थी 2017 में पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ करती है। ये वो सरकार है जिसने 2.5 करोड़ किसानों को, 2 करोड़ 55 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी। ये वो सरकार है जिसने कृषि उपज खरीदने के लिए जितना पिछले कार्यकाल में 5 साल में खरीदा गया होगा, उससे 2 से 2.5 गुने खरीद की और समर्थन मूल्य भी लगभग 1.5 गुना करने का काम किया। ये वो सरकार है। मैं दूसरे विधानसभा का आंकड़ा नहीं बताऊंगा, मैं केवल अपने विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा बताता हूं। 23,913 किसानों का मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर्जा माफ हुआ। 80 लाख की लागत से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कृषि कल्याण केंद्र का निर्माण हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मैंने अपने हाथों से करके देखा है, हजारों किसानों को सरसों, लाही, मसूर का निःशुल्क बीज वितरण इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में करने का काम किया है। और इसलिए जनता ने सोचा कि ये तो भ्रम पैदा कर रहे हैं। जो सरकार किसानों के लिए इतना कर रही है, जिस सरकार ने पीछे के कार्यकाल में कभी एक अन्नी नहीं दिया किसानों को, 1 रुपया कभी किसान के खाते में नहीं भेजा, वो सरकार अगर इतने अच्छे काम कर रही तो इस सरकार को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने भ्रम तोड़ने का काम किया और फिर से अग्नि स्नान करके हम सब लोग इस गुंबद के नीचे आ गए और फिर 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश की आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका मौका आएगा तो जरूर बोलने के लिए आप निर्देशित करिएगा। उत्तर प्रदेश की महान जनता का जो आशीर्वाद हमारे साथ है, यह गुड गवर्नेंस का आशीर्वाद है। और यह गुड गवर्नेंस के नाते अभी आपने थोड़ी देर पहले डॉक्टर मंजू शिवाज जी जो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही थी, उसमें कोरोना के कालखंड का जिक्र किया। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से बना करके और पूर्वांचल का जो गेटवे बन गया था उत्तर प्रदेश, जहां मुंबई से आने वाले लोग भी आ रहे थे, जहां जयपुर से आने वाले लोग भी आ रहे थे और जहां पर दिल्ली से आने वाले लोग भी आ रहे थे, उनको भी सेवा देते हुए, उनको भी सुविधा देते हुए और सब तरह से उनकी सेवा करने का काम किया। सारे अस्पतालों में ठीक तरह से सेवा करने का काम किया। न जाने कितने हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे सरकार के मंत्री सेवा करते करते हमारे बीच में रहे नहीं। अनेक विधायक हमारे बीच में नहीं रहे। मैं स्वयं 18 दिन पीजीआई के आईसीयू में भर्ती रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम दोनों ये लगातार हम लोगों की चिंता करते रहे और पूरे लोगों की चिंता करते रहे। पीछे जो नेता प्रतिपक्ष थे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, उन्होंने भी सदन के अंदर स्वीकार किया था, इस सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से कोरोना के कालखंड में अपना सेवा दे करके और लोगों की चिंता करने का काम किया है। और केवल इतना ही नहीं है, हम सब जानते हैं कि पूरे क्षेत्र के अंदर, एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर तमाम प्रकार की सुविधाएं दे करके इस सरकार ने कोरोना से इस उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया। इस कोरोना के कालखंड में आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, आपने अपने परिवार में भी कहीं नहीं देखा होगा, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री आपने देखा जो अपने पिता की भी अर्थी को कंधा देने के लिए नहीं गया। उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा उसके लिए महत्वपूर्ण थी। कोरोना का कालखंड उसके लिए महत्वपूर्ण था। कोरोना में जनता की सेवा कहीं बंद न हो जाए, जनता की सेवा में कोई कमी ना आ जाए, और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने पिताजी की मृत्यु के अंतिम संस्कार पर भी वहां पर नहीं गए। माननीय अध्यक्ष जी, ऑस्ट्रेलिया के सांसद अगर कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए योगी जी को ऑस्ट्रेलिया भेज दो, शायद हमारे यहां का भी कोरोना खत्म हो जाए, तो यह मान करके चलना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के सांसदों के मन के अंदर ये विचार आता है तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का गुड गवर्नेंस का प्रबंध कैसा रहा होगा, इसको हम सब लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और सरकार निश्चित रूप से इसके लिए अभिनंदन का पात्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज
और उस समय चिकित्सा शिक्षा हमारे आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी देखते थे, वह भी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। बहुत बेहतर व्यवस्था देकर के उत्तर प्रदेश में कोरोना के कालखंड में तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। गुड गवर्नेंस का मैं दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। चुनाव में लोग भयभीत होकर के बुलडोजर बाबा का नाम रख दिए। बुलडोजर किनके ऊपर चलता है? जो उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं। बुलडोजर एक यंत्र नहीं है, बुलडोजर प्रतीक बन गया। बुलडोजर गुंडागर्दी को समाप्त करने का प्रतीक बन गया। और उस बुलडोजर का किस किस तरह से लोगों ने चुनाव अभियान के अंतर्गत भी नाम लिया है, यह भी हम सबको पता है। माननीय अध्यक्ष जी, गुड गवर्नेंस का मगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण आपको दूं तो शायद लोगों को आश्चर्य होगा। आजादी के लंबे समय से एक मेन रोड पर बकरी मंडी लगती थी। वहां के लोगों ने आपसी सामंजस्य बना करके उस बकरी मंडी को हटा करके जन सुविधाएं देने का काम किया है। वहां पर कोई भी एम्बुलेंस निकलती थी, कोई भी सरकारी गाड़ी निकलती थी, पुलिस की गाड़ी निकलती थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलती थी, किसी भी प्रकार की सुविधा की गाड़ी निकलती थी, वहां पर जाम में फंस जाती थी। उस रास्ते को खाली करा करके वहां की आम जनता ने एक दूसरे के साथ अपना विश्वास जोड़ करके उसको बेहतर ढंग से हटाने का काम किया, अतिक्रमण हटाने का भी काम किया है। एक 150-200 साल पुराना पकरिया का पेड़ और उसके नीचे बनी हुई मजार, उसको ईमानदारी के साथ लोगों ने बैठ करके फैसला किया कि इससे किसका नुकसान होता है। तो वहां अल्पसंख्यक समुदाय के जिन लोगों की मार्केट थी, उन्होंने स्वयं एप्लीकेशन देकर के कि ये स्थान यहां से खाली हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा व्यापार बढ़ जाएगा। और आपने देखा कि सरकार के गुड गवर्नेंस के नाते वहां पर ये सारी सुविधाएं हो गई और आज वो रास्ता निर्बाध रूप से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्व और त्योहार शांति और उल्लास के साथ मनाए गए। आस्था का सम्मान भी इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में आस्था के सम्मान के नाते हमने उत्तर प्रदेश दिवस का जब आयोजन किया तो लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन का क्या मतलब है। हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस का जब हम आयोजन करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, भगवान भोलेनाथ का दरबार यहां पर है। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भूमि है, जिन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन को दिया है। उत्तर प्रदेश की ऐसी भूमि है जहां आज हम विधानसभा में बैठ करके देश के लोक कल्याण, प्रदेश के लोक कल्याण की अगर चर्चा कर रहे हैं तो दुनिया के लोक कल्याण की चर्चा के लिए ऋषियों के द्वारा बनाई गई संसद का स्थल नैमिषारण्य भी है। उस नैमिषारण्य में बैठ करके अगर लोग चर्चा किए हैं तो उत्तर प्रदेश के दिवस के अवसर पर इन सब बातों का अगर हम स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लोगों को जानकारी मिलेगी। और ये हमारी सरकार ने आस्था का सम्मान करते हुए 1225 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर का अनुदान 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिया है। सिंधु दर्शन 324 यात्रियों का अनुदान दिया है। तीर्थों का विकास किया है, अयोध्या का दीपोत्सव किया है, ब्रज का रंगोत्सव किया है। और अगर मैं दूसरी जगह की बात न करूं, केवल अपने विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर गंगापुर घाट, बघौली मंदिर, गुरसेल मंदिर, महादेव तालाब का भारत सरकार के द्वारा और बाबा साहब मंदिर, धननाथ तीर्थ, मूर्ख स्वामी मंदिर, बाबा मस्तराम दास आश्रम का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा विकास हुआ है, जिससे आस्था का केंद्र बन करके वहां के लोगों को आस्था का सम्मान प्रतीत हुआ है। और केवल इतना ही नहीं है, तो हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम भी इस सरकार ने किया है। हमसे पहले अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कोई पार्क नहीं था। जब हम 2017 में विधायक चुने गए तो उसके बाद हमारी सरकार के सहयोग से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वहां पर पार्क बनकर के खड़ा हुआ। वहां पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा का सौंदर्यीकरण कराया गया। और उससे पहले कुछ वर्षों पहले, मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सरकार थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा वहां पर स्थापित न हो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी से उसका एनओसी होना था और पीडब्ल्यूडी के एनओसी देने वाले भी पटेल बिरादरी के थे, लेकिन उन्होंने एनओसी नहीं दिया। जब वहां की जनता ने धमकी दी कि हम आत्मदाह कर लेंगे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित हुई थी। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को सम्मान देने का काम हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, विकास के नए प्रतिमान हमने स्थापित किए हैं। आज अगर सड़कों का जिक्र करें, हाईवेज का जिक्र करें, एक्सप्रेसवेज का जिक्र करें तो वो एक अलग बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। इतनी सड़क बनी है जितने पीछे अनेक वर्षों का अगर हम हिसाब जोड़ेंगे तो शायद नहीं दिखाई पड़ेंगी। माननीय अध्यक्ष जी,
मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी तक कोई नेशनल हाईवे नहीं था और मुझे खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी की कृपा से, मोदी जी के आशीर्वाद से एक नेशनल हाईवे स्वीकृत हो गया जिसका नंबर 727H है। एक स्टेट हाईवे स्वीकृत हो गया। आदरणीय केशव मौर्य जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री, उनसे हमने आग्रह किया तो एक स्टेट हाईवे यहां स्वीकृत हो गया और एक किसान पथ जिसके 4 गांव हमारे विधानसभा क्षेत्र को भी टच करते हैं। ऐसे सड़कों के विकास की दृष्टि से अगर मैं बड़ी सड़कों का नाम लूं तो आज अगर हम अपने तहसील हेडक्वार्टर पर खड़े होते हैं तो चारों तरफ के रास्ते हमको शानदार दिखाई पड़ते हैं। चाहे अयोध्या की तरफ चले जाओ, चाहे नैमिष की तरफ चले जाओ, चाहे देवा की तरफ चले जाओ, चाहे महादेवा की तरफ चले जाओ, सब तरफ के रास्ते हमको शानदार अच्छी चौड़ी सड़कों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं छोटी सड़कों का जिक्र करूं, हमने चुनाव के समय आंकड़े भी तैयार किए थे। 275 नई सड़क पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनी है। वो सड़क पीडब्ल्यूडी के द्वारा, त्वरित आर्थिक विकास योजना के द्वारा, विधायक निधि के द्वारा, पूर्वांचल विकास निधि के द्वारा, अनेक योजनाओं के द्वारा 275 नई सड़क जिसमें इंटरलॉकिंग रोड भी शामिल है, उनको बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमने किया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के विकास की जो योजनाएं हैं, उन विकास की योजनाओं को देख करके उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको फिर से आशीर्वाद दिया है। अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर वर्षों से जाने का कोई रास्ता नहीं था, उन रास्तों को भी हमने जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार ने 250 आबादी के गांवों को भी जोड़ने की योजना बना रखी है। उसमें से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा ऐसी है कि जिन गांवों को हमने सड़क से जोड़ने का काम किया है। इस प्रकार का विकास इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर देखते हैं तो आज इंडस्ट्रियल एरिया लखनऊ, कुर्सी, महमूदाबाद पर कोई भी जाकर के देख सकता है। पहले जहां पर ऊसर जैसा दिखाई पड़ता था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का लोग मजाक उड़ा रहे थे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से क्या होगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आपने देखा कि उसका प्रभाव ऐसा हुआ। ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था हमने देने का काम किया है, सुरक्षा का ऐसा माहौल देने का काम हमने किया है, गुंडागर्दी नहीं होने पाएगी, ये वातावरण बनाने की हमने कोशिश की है। और इसलिए आज वहां पर जमीन खाली नहीं है। अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई उद्योगपति जमीन लेना चाहता है तो हमारे पास जमीन देने के लिए वहां स्थान नहीं है। ये व्यवस्था भी हमने दी है और ये हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर दे करके आप सबको सरकार का जो विकास का नया प्रतिमान है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। विकास के नए प्रतिमान के अंदर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक इंटर कॉलेज है, आजाद इंटर कॉलेज, अल्पसंख्यक विद्यालय है। मैं विधायक बनने के बाद जब उस विद्यालय में गया तो एक डॉक्टर जमाल साहब उसकी प्रबंध समिति में हैं, तो उन्होंने हमारे स्वागत में कहा कि विधायक जी, अभी तक तो आजादी के बाद कोई विधायक यहां आया नहीं, आप पहले विधायक हो, वो भी भाजपा वाले हो, जो इस कॉलेज को आए हो, इसलिए बहुत आपका अभिनंदन करते हैं। उस विद्यालय को हम गए और विद्यालय को गए, उसके बाद जनता के सहयोग से 3 कमरे वहां पर बने। हम जो विधायक निधि का सहयोग कर सकते थे उससे वहां पर कमरे बने। आज उस स्कूल की शक्ल ऐसी हो गई है कि बहुत अच्छे तरीके से आजाद इंटर कॉलेज वहां संचालित है। अगर विकास के नए प्रतिमान हमारी सरकार ने स्थापित किए हैं तो जनता का विश्वास हमारी सरकार के प्रति बनना ये स्वाभाविक है। हम सब ने यह भी देखा होगा कि नहरों की सिंचाई की बात चलती है। नहरों की सिंचाई की बात, हमारे यहाँ एक कुंवरगड्डी रजबहा है, पिछले 35 साल से उस कुंवरगड्डी रजबहे में पानी की एक बूंद नहीं थी। आज आप जाकर के उसको देख सकते हैं, कुंवरगड्डी रजबहे में पानी आपको दिखाई पड़ेगा और टेल तक पानी जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। निंदूरा ब्लॉक हमारे यहाँ पड़ता है, 15 नहरें वहां पर थी, सीतापुर डिवीजन से गवर्न होती थी। इससे पहले वहां की क्या स्थिति थी मैं नहीं कह सकता, सफाई होती थी नहीं होती थी, केवल 3 नहरों में पानी आता था। आज 15 की 15 नहरों में पानी आता है। ये सरकार की उपलब्धता है, योगी जी के नेतृत्व का, योगी जी के नेतृत्व में लिए गए निर्णयों का प्रभाव है। और इसलिए विकास के नए प्रतिमान जो हमने स्थापित किए हैं, उन विकास के नए प्रतिमानों के कारण जनता ने हम पर विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है। गरीब कल्याण की कितनी योजनाओं का हम उल्लेख करें, बहुत सारी योजनाएं जो आपके सामने होंगी, उन योजनाओं का मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, जब किसी गरीब कन्या का विवाह होता है और कन्यादान करने का अवसर किसी मुख्यमंत्री को मिलता है, और आज अगर मैं आंकड़े बताऊं तो 2,68,000 कन्याओं का कन्यादान, ये कोई छोटी घटना नहीं है।
ये बहुत बड़ा दृश्य लोगों के आंखों के सामने उपस्थित होता है। सारे जनप्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, सारे अधिकारी वहां पर जब जाते हैं और जब वहां पर जाकर के उस अवसर को देखते हैं तो उनकी आंखें आनंद से अभिभूत हो जाती हैं। इस प्रकार के दृश्य भी हमने गरीब कल्याण के नाम पर जितने भी प्रकार के हमारे काम चल रहे हैं उसमें भी भ्रम फैलाने की जो भी कोशिशें हैं, वो भ्रम फैलाने की कोशिशों से बचते हुए इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को सेवा देने का काम किया है। हमारी सरकार सुशासन का प्रतीक है, आस्था का सम्मान करती है, विकास के नए प्रतिमान स्थापित करती है, गरीबों का कल्याण करती है। किसी कवि ने कहा है, कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गले लगाने निकले हैं, हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, ठोकर लगी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं। इस भाव के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी यहाँ नहीं हैं, अधिष्ठाता जी बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, 75 घंटे का सदन चलना चाहिए। 75 घंटे का सदन इस देश की उस संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र मान करके चलना चाहिए। इस देश की उस संवैधानिक व्यवस्था को आधार मान करके संविधान में जो चीजें लिखी हैं, संविधान में जो वर्णित चित्र हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। 75 साल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा होनी चाहिए, फिर चाहे वो देश में इमरजेंसी थोपी गई हो, चाहे अन्य प्रकार के काम हो, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो सब कुछ भूल जाएंगे, बलिदानों की गाथा भूल जाएंगे, देश के महापुरुषों को भूल जाएंगे, देश कैसे बना है यह भी भूल जाएंगे। क्योंकि इस देश में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने इस देश के अंदर राजभाषा बहस में कह दिया कि अंग्रेजी इस कारण स्वीकार की जा सकती है कि वह विजेता की भाषा है। विजेता की भाषा लोग मान लेंगे और इसलिए शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता, सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देगा। इसलिए सत्य लोगों के सामने आना चाहिए। सदन में इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष की पीठ बड़ी महत्वपूर्ण पीठ है। इस पीठ पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी बैठे हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जब इस सीट पर बैठे हैं तो राजर्षि कैसे बन गए और 13 साल तक उन्होंने इस विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किस प्रकार का व्यवहार किया और किन्होंने उनकी टांग खींच करके उनको कूड़ेदान में फेंकने का काम किया है, ये चर्चा भी इस सदन के अंदर आनी चाहिए। तब आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से इन सब बातों को देख करके, इन सब बातों को समझ करके उससे कुछ सीखने का काम करेगी। नहीं तो कोई हमारा ही नेता दुनिया के किसी भी देश, सदन में बाकी लोगों को भी कष्ट हुआ होगा। सदन में जिस प्रकार का व्यवहार होता है, जब राज्यपाल जी आती हैं तो माननीय राज्यपाल जी के आने पर ऐसा लगे कि जैसे कोई दुश्मन आ रहा है। दुश्मन जैसा व्यवहार करना ये उचित नहीं। और जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे थे, ये सदन की मर्यादा के विपरीत है। जी धन्यवाद इसके लिए। और चीजें सीख लीजिए, इधर बाकी भी सीख लीजिए। चलिए सेकेंड माननीय अध्यक्ष जी, यहां नियमावली की किताबें निकाली जाती हैं। नियमावली की किताबें निकालते समय नियमों का उल्लेख किया जाता है। क्या नियमों में यह व्यवस्था नहीं है माननीय अध्यक्ष जी कि जब यहां पर राज्यपाल महोदय आएंगी तो राज्यपाल महोदय के साथ हमको क्या व्यवहार करना है, और अगर नहीं है तो यह व्यवस्था बननी चाहिए। बाहर हम रेड कारपेट बिछाते हैं, स्वागत करते हैं, गुलदस्ता देते हैं, और यहां आने पर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मेरी दृष्टि में यह व्यवहार उचित नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। और मैं तो जब ये सोच रहा था, वंदे मातरम का भी लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि वंदे मातरम हो जाए उसी समय रुक जाए। कुछ लोगों को बैठाना पड़ा, भाई बैठ जाओ वंदे मातरम हो रहा है। 2 मिनट कंक्लूड कर रहा हूं, 2 मिनट।
नमस्कार। नमस्ते यूपी के हमारे इस खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज आपसे मुलाकात होती है लाइव, और उसके बाद आप हमारे रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर जाकर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, तो आइए जानते हैं कि क्या है आज का सुविचार। जो व्यक्ति समझदार होता है वो खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से सब कुछ सीख लिया करता है। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है और हमेशा कहती भी हूँ, आपने हर बार मेरे मुंह से एक लफ्ज सुना होगा, प्रोएक्टिव। वो इसलिए कि अब एक्टिव बनने का टाइम नहीं रहा है, आपको प्रोएक्टिव बनना होगा। आपको दूसरों की गलतियों से सीख लेनी होगी, उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखना होगा, ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं और अपनी गलतियों में सुधार के साथ आगे बढ़ते जाएं। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है हमारा आज का विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है सुशासन के माध्यम से ग्रामीण विकास, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर हीरा लाल, अपर प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू चर्चा में बुलाने के लिए। और इसके साथ ही इस पूरे प्रोग्राम में संगीत का तड़का लगाएंगे हमारी कलाकार। हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं सुशीला तिवारी जी। आप एक मशहूर लोक गायिका हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम विषय पर आते हैं, और विषय पर आने से पहले हम और भी बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि इस विषय पर मतलब विस्तार से चर्चा करें उससे पहले सुशासन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके मूल तत्वों को भी हमें जानने की आवश्यकता है। सर, उसके बारे में हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जो सुशासन, गवर्नेंस, इसको अंग्रेजी में गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कहते हैं सुशासन को जी। तो ये जो गवर्नेंस है उसके आगे हम लोग गुड जोड़ते हैं तो गुड गवर्नेंस होता है। देखिए, जो ये गवर्नेंस है, गवर्नेंस की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो घर होता है, हमारा एक परिवार होता है। वहाँ भी हम लोग रोज गवर्नेंस करते हैं, बात करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और गवर्नेंस के अगर सरकारी तंत्र में देखा जाए तो तहसील लेवल का गवर्नेंस, ब्लॉक लेवल का गवर्नेंस, जिले लेवल का गवर्नेंस, कमिश्नरी लेवल का गवर्नेंस, प्रदेश लेवल का गवर्नेंस और देश लेवल का गवर्नेंस। जो गवर्नेंस है इसका कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है कि गवर्नेंस की ये परिभाषा है वही सब जगह लागू है। परिस्थिति, समय और स्थिति के साथ साथ गवर्नेंस की परिभाषा बदलती है। अब रही बात कि गुड गवर्नेंस को, सुशासन को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो जो गुड गवर्नेंस की परिभाषा है, यूनाइटेड नेशंस ने एक परिभाषा दिया हुआ है। इसके 8 इंडिकेटर्स हैं और वो 8 इंडिकेटर पे ही हम लोग सुशासन के आंकते हैं या इवेल्युएट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी गवर्नेंस में वो 8 इंडिकेटर मिले, कहीं 8 मिलते हैं, कहीं 6 मिलते हैं। जहां 8 के 8 इंडिकेटर मिलते हैं उसको हम मानते हैं कि यहाँ सुशासन अच्छा है और सुशासन एक परफेक्ट चीज है। हम सुशासन के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली सुशासन एक आइडियल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्टिसिपेशन उसका एक इंडिकेटर है, फॉलो रूल ऑफ लॉ एक उसका इंडिकेटर है, इंक्लूसिव और इक्विटी उसका एक इंडिकेटर। इस तरह से 8 इंडिकेटर हैं विच इज वाइडली एक्सेप्टेड है। तो सुशासन की ये परिभाषा है। अब ये 8 इंडिकेटर प्राप्त करने के लिए हमें वो एक्शंस एंड एक्टिविटी अपने उस कार्यक्रम, उस प्रोसेस में करना पड़ता है, तब जाकर के वो इंडिकेटर हमें दिखाई देते हैं, वो इंडिकेटर उसमें इंक्लूड होते हैं और हमारा गवर्नेंस गुड गवर्नेंस की तरफ जाता है। तो इसमें लोगों की जो सहभागिता है वो कितनी जरूरी है? देखिए, जन सहभागिता ही गवर्नेंस की रीढ़ है। अगर जन सहभागिता नहीं होगी
तो जन का ना इंगेजमेंट होगा और जन का ना इन्वॉल्वमेंट होगा, और जब जन का ना इंगेजमेंट होगा ना इन्वॉल्वमेंट होगा तो जन क्या है उसको उसकी ओनरशिप नहीं लेगी, और जब तक ओनरशिप नहीं होगा हर आदमी का तब तक सुशासन की परिकल्पना करना आसान नहीं है और ना हमें मिल सकता है। तो जन सहभागिता मेरे हिसाब से रीढ़ है जी। तो जो हमारा मुख्य विषय ही है कि सुशासन के माध्यम से ग्रामीण विकास, तो ये कहाँ